देखिए बात इतनी सी है कि मैं काफ़ी कैब्स यूज़ करता हूँ और जब मैंने ऊबर यूज़ की और कोई प्रॉब्लम हुई मेरे को ऊबर के साथ, तो जब मैंने उन्हें कांटेक्ट करना चाहा तो ना तो वहाँ कोई फ़ोन नंबर था, ना कोई ईमेल एड्रेस था, ना कोई पोस्टल एड्रेस था। तो आप कैसे कांटेक्ट करेंगे? तो मेरे को सिर्फ एक ट्विटर हैंडल था। जब मैंने ट्वीट किया तो उन्होंने एक ईमेल एड्रेस दिया। मैंने पूछा कि फ़ोन नंबर और पोस्टल एड्रेस बताइए। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ ईमेल पे डील करेंगे। तो मैंने लॉज देखे, एक्स पढ़े और फिर मेरे को लगा ये तो अलार्मिंग सिचुएशन है। तो देखा कि ऊबर, ओला, टैक्सी फॉर श्योर, इन तीनों के पास लाइसेंस ही नहीं है। ये अपने को सॉफ्टवेयर कंपनी बताती हैं और ये कैब्स अटैच करती हैं और कमीशन लेती हैं। तो मैंने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से 4 अगस्त को, दिल्ली के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सतबीर बेदी थी, एडिशनल चार्ज था उनके पास ट्रांसपोर्ट का। मैंने उनसे बात की और मैंने कहा कि जब इनके पास लाइसेंस ही नहीं है तो ये कैसे आप अलाउ कर रहे हैं? टुमारो इफ़ अ रेप हैपन्स, अगर रेप हो गया तो आप कंपनी को कैसे लायबल बनाएंगे? ये तो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट कर रही हैं जिसकी क्या टैक्सी है उस पर। दूसरा और भी इश्यूज़ हैं इन अनरेगुलेटेड कैब्स के। एक तो इनका परमिट जो है वो ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट है, वो सिटी में चलाने के लिए नहीं है। इसके बाद मैंने मुंबई के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से बात की। उस वक्त एडिशनल कमिश्नर, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का चार्ज देख रहे थे। फिर मैंने जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिस्टर संजय बंदोपाध्याय से बात करनी चाहिए, कभी अपॉइंटमेंट नहीं मिला। तो सरकार को ये मालूम था। आज सुबह भी चुकाने वाली बात यह है कि कुछ लोगों के पास लाइसेंस है। मेरू के पास फॉर एग्जांपल लाइसेंस है रेडियो कैब चलाने का। आज सुबह मैंने हाईकोर्ट जाने के लिए मेरू जैनी मंगवाई। गाड़ी जो मेरे पास आई वो ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट था। रास्ते में मैंने ड्राइवर से बात की कि तुम्हारा पुलिस वेरिफिकेशन हुआ? तो वो थोड़ा, जब उसने सीधा जवाब नहीं दिया तो मैंने कहा तुम्हारे पास लाइसेंस कौन सा है? तो उसने कहा मेरे पास तो प्राइवेट लाइसेंस है। उसके पास कमर्शियल व्हीकल का लाइसेंस भी नहीं है। तो हाई कोर्ट में पहुंचा तो वहाँ पीसीआर खड़ी थी। मैंने उसको पीसीआर के हवाले किया। तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन से एसआई आए, वो गाड़ी लेके गए, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कितनी मंशा है अथॉरिटीज़ की इस जो गलत काम हो रहा है उसको रोकने की। और जो इशू है पैसेंजर सेफ्टी एंड स्पेशली विमेन, तो कितनी इच्छा है सरकार की उस पर एक्शन लेने की। मैं एक महिला टैक्सी सर्विस चलाती हूँ मुंबई में, जिसको वीरा कैब्स बोलते हैं, और इसीलिए सारी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ से मैंने बहुत बार संपर्क किया कि समझने को कि उनकी परमिट टैक्सी बनाने का सिस्टम क्या है। किसी भी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को पता ही नहीं कि हमें करना क्या है परमिट टैक्सी वालों से और टूरिस्ट टैक्सी वालों से। कोई सिस्टम ही तैयार नहीं है जिनके तहत ये कंपनियाँ काम कर सकें। कोई उनके लिए रिक्वायरमेंट्स नहीं है कि वो अपने ड्राइवर से डिटेल्स लें और ये डिटेल्स सरकार के साथ शेयर करें। परमिट टैक्सी वाली जो कंपनियां हैं, मेरू कैब्स जैसी, वो तो फिर भी थोड़ा बहुत ड्यू डिलिजेंस करती हैं क्योंकि वो अपनी गाड़ी देती हैं। लेकिन यूबर और ओला के जो मॉडल्स हैं जिनमें वो किसी भी गाड़ी वाले को, किसी भी टूरिस्ट टैक्सी वाले को अपने में शामिल कर लेते हैं, कोई सिस्टम ही नहीं है लोगों के एंटीसीडेंट्स चेक करने का। हमारी ये हमेशा डिमांड रही है कि टैक्सी कंपनियों को अपने टैक्सी ड्राइवर्स को एम्प्लॉय की तरह रखना चाहिए। उनको सारे एम्प्लॉय बेनिफिट्स मिलने चाहिए, साथ साथ उनके सारे चेक्स होने चाहिए। तो उनको भी पीएफ ईएसआईसी मिलना चाहिए, उनकी भी सुरक्षा होनी चाहिए, साथ साथ पैसेंजर्स की भी सुरक्षा होनी चाहिए कि ये हमारे एम्प्लॉयज़ हैं। हम एम्प्लॉयज़ का सारा वेरिफिकेशन करते हैं, उनका घर बार जानते हैं, उनके सारे एंटीसीडेंट्स जानते हैं। लेकिन ये पूरी ट्रांसपोर्ट ऑफिशियल्स में कोई विल ही नहीं है कि इसके लिए लॉज बनाए जाएं। बिल्कुल गलत तरीके से ऑपरेट कर रही हैं। टूरिस्ट टैक्सीज़ को पॉइंट टू पॉइंट चलने का लॉ ही नहीं है। इस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट पिकअप करना, उसमें कोई ड्राइवर वेरिफिकेशन ना करना, कौन से ड्राइवर्स वो लोग हायर करते हैं, क्या उनके पास कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस है, इस पूरी इंडस्ट्री में बहुत रेगुलेशन की ज़रूरत है। महिला सुरक्षा के लिए हमने बार बार सरकारों से प्लीड किया है कि वो कोई ना कोई ऐसा सिस्टम बनाए कि सारे ड्राइवर्स का वेरिफिकेशन होए, सारे ड्राइवर्स एम्प्लॉयड होएं। लेकिन कोई भी इसमें मूवमेंट नहीं गई है, क्योंकि मैं ये साफ साफ जानती हूँ महाराष्ट्र में एंड आई एम श्योर बाकी देश के हिस्सों में भी यही होगा कि हर फ्लीट टैक्सी की बैकिंग में बड़े सारे पॉलिटिशियंस होते हैं।
सारी फ्लीट टैक्सी कंपनीज एक अच्छा सा फ्रंट होता है और बैकिंग में पॉलिटिशियंस होते हैं, इसलिए बड़ी अंधाधुंध तरीके से फ्लीट टैक्सी परमिट्स, टूरिस्ट टैक्सी परमिट्स दिए गए हैं और उसी के तहत ये यूबर कैब्स को भी परमिशन दे दी गई है, जो बिल्कुल नाजायज़ परमिशन है। इसको लीगल फ्रेमवर्क में बिठाना बहुत ज़रूरी है। सरकार को नए लॉज बनाने पड़ेंगे और डिसिप्लिन करना पड़ेगा हर टैक्सी कंपनी को, वरना ये सिचुएशंस तो आम होंगी। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जानने के लिए कि सरकार को 4 अगस्त को अमित जी ने इसकी सूचना दी थी कि एग्जिस्टिंग लॉज के तहत महिलाओं की सुरक्षा पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और फिर भी इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। ये सरकार की पॉलिटिकल विल को, इस सवाल पे वो कितनी सीरियस है, इसको दर्शाता है। अब मैं गांधी जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि निर्भया फंड की आज क्या स्थिति है और उसमें जो वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर्स की बात हुई थी उसके बारे में क्या एक सीरियस मुद्दा उनको पता चला है। मैं डॉक्टर धर्मवीर गांधी पटियाला से आम आदमी पार्टी का सांसद हूं। तो हमें 3 महीने पहले एक एसएस लेटर मिला श्रीमती मेनका गांधी जी से, जो कि मिनिस्टर फॉर विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर हैं, कि आप अपने शहर में, अपने ज़िला में एक हमें 300 का जगह मुहैया कराएं ताकि वहाँ हम वन स्टॉप जो रेप क्राइसिस सेंटर, जिसको निर्भया सेंटर बोलते हैं, हम वो खोलने वाले हैं। और इस साल में जो ये फाइनेंशियल ईयर हम 50 सेंटर खोलेंगे, तो जो जल्दी भेज देगा हम उसको जल्दी वो सेंटर दे देंगे। तो मैंने बहुत जल्दबाजी में बड़ा उत्साहित होकर मैं डीएम के पास गया और 2-3 दिन में ही वो ज़मीन का पट्टा वगैरह जो उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड था वो दे के सारा मैंने पंजाब सरकार को भेज दिया और पंजाब सरकार ने 3 दिन के अंदर अंदर दिल्ली भेज दिया। तो जब मैं अब पार्लियामेंट में पहुंचा तो मुझको इस बात की थोड़ा मतलब उत्सुकता थी कि जाना जाए कि उसका स्टेटस क्या है, वो कब खुलने वाले हैं और पटियाला का नंबर उसमें आना चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत सबसे पहले रिस्पॉन्ड करने वाले लोगों में से थे। हमारा ज़िला सबसे पहले रिस्पॉन्ड करने वाले ज़िलों में से था। तो मुझे उस मंत्रालय की तरफ से बड़े भरोसेयोग्य सूत्रों से मैं आपको बता रहा हूँ, उस मंत्रालय की तरफ से बड़े पक्के शब्दों में ये कहा गया, बड़ी स्पष्ट रूप से कहा गया कि हमने प्रपोज़ल पीएम ऑफिस भेजी है और वहाँ से वो प्रपोज़ल अभी तक पास नहीं हो पाई, वहाँ से उसको नॉड नहीं मिला, उसको हरी झंडी नहीं मिल पाई है। तो फिर मेरे को लगा कि कुछ और सूत्रों से पता चला कि शायद वो स्कीम है जो उसको स्क्रैप कर दिया गया है, आप कोई निर्भया सेंटर मानने वाले नहीं हैं। और बड़ी दुख की बात है कि जब निर्भया कांड हुआ था तो सारे देश में जितना लोगों ने इस पर एजिटेट किया था, जितना देश को दुख हुआ था, जितनी बड़ी ये घटना थी, उसके बाद सरकार ने जो रिस्पॉन्ड किया जिस तरह से, और उसका नतीजे के तौर पर जो 1000 करोड़ रुपया जो काफ़ी वो काफ़ी नहीं है, नाकाफ़ी है, चलो वो भी जो दिया गया उसका भी इस्तेमाल अभी तक नहीं किया गया और ना ही उसका इस्तेमाल करने की कोई सरकार के पास कोई पक्की योजना है, कोई पक्की एक्शन प्लान है। तो मैं बड़े दुख से कहता हूं कि सरकार की जो असंवेदनशीलता है, इंसेंसिटिविटी है औरतों के मुद्दों पे, औरतों की सुरक्षा के मुद्दे पे, वो बहुत निंदनीय है। और मैं आपके माध्यम से सरकार को, केंद्र सरकार को कहना चाहता हूं कि वो निर्भया फंड का जल्दी से जल्दी इस्तेमाल करके उसे जितनी भी राहत मिल सकती है, जो इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का जो औरतें सामना करती हैं, उनके जो जितनी घटनाएं कम हो सकती हैं, जितना इसमें योगदान डाला जा सकता है उस फंड से, वो फंड को रिलीज़ करे, उसका प्रॉपर प्लान लेके आए और उसको यूटिलाइज़ करके इस जो इतनी बड़ी जो देश के लिए जो बहुत बड़ी समस्या है औरतों पे अत्याचारों की या औरतों पे इससे और सबसे जो दुखद घटनाएँ होती हैं रेप की, उन पर कुछ अंकुश लग सके। जी, ये वो आरटीआई एप्लीकेशन का जवाब है, इसको हम सबके साथ शेयर भी कर लेंगे। इसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री से जवाब आया है और मैं उससे बता रही हूँ, द कॉर्पस हैज़ नॉट बीन डिस्पर्स्ड और यूटिलाइज सो फार बिकॉज द वेरियस स्कीम्स आर येट टू बी फाइनलाइज्ड। ये है 25 जून का जवाब। 25 जून के जवाब के बाद हमें उम्मीद थी कि हो सकता है कुछ हो गया हो, परंतु जो हमारे एमपी हैं श्री धर्मवीर गांधी, उनका ये एक्सपीरियंस बता रहा है कि जब उन्होंने लैंड एलोकेट भी करवा लिया वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर को से, तो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से ये फंड सैंक्शन नहीं हुआ और इनके पास ये भी इनफॉर्मल सोर्सेज से न्यूज़ आई है कि शायद वो प्रोग्राम स्क्रैप होने वाला है। तो ये सीरियसनेस दिखाता है हमारी आज की सेंट्रल गवर्नमेंट की विमेन सिक्योरिटी के इश्यूज़ में। No, in fact, it's most unfortunate, it's most shocking. But the unfortunate thing is that it's not an unusual thing.
द फैक्ट इज़ दैट इट हैपन्स एवरी डे। और अगर आप यहाँ पे जितनी भी महिलाएं खड़ी हैं, आप सड़क चलती किसी भी महिलाओं से बात कर लीजिए, ये दिल्ली में आज के दिन में एक रोज़मर्रा की घटना है। चाहे वो डीटीसी में चलने वाली कोई महिला हो, स्कूल या कॉलेज से अपने घर तक कोई जाने वाली यंग लड़की हो, सबको छोटी हैरेसमेंट से लेके रेप की थ्रेट का रोज़ सामना करना पड़ता है। हम ये सवाल उठाना चाहेंगे फिर से होम मिनिस्टर से कि क्या किया है उन्होंने दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए। निर्भया फंड डिस्पर्स नहीं हुआ है। दिल्ली पुलिस लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बहुत लैक्स है। सारी पीसीआर वैन्स जो दिल्ली में हैं वो न्यू दिल्ली और लुटियंस दिल्ली में कॉन्सेंट्रेटेड रहती हैं। बाकी सारी दिल्ली में मोबाइल पुलिस सर्विस अवेलेबल नहीं होती है। आज के दिन में क्योंकि होम मिनिस्ट्री दिल्ली पुलिस के ऊपर है, दिल्ली पुलिस आंसर्स टू द होम मिनिस्ट्री, सो फाइनली द बक डज स्टॉप एट द होम मिनिस्टर एंड दे विल हैव टू आंसर। इन एडिशन हम लोगों ने कल, जैसे कि आप जानते हैं कि कल राजनाथ सिंह जी के घर के बाहर प्रोटेस्ट किया था, उसके बाहर एलजी जी के घर के बाहर प्रोटेस्ट किया था, एंड फाइनली वी एंडेड द डे विद द कैंडल लाइट विजिल एट जंतर मंतर। आज और कल में दिल्ली की हर विधानसभा क्षेत्र में हम कैंडल लाइट विजिल्स करने वाले हैं कि महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा हमारे हिसाब से दिल्ली के हर व्यक्ति का, ना सिर्फ महिलाओं का, हम कह रहे हैं दिल्ली के हर व्यक्ति के लिए कंसर्न का मुद्दा है। और महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पे चेतना बढ़ाने के लिए हम दिल्ली की हर विधानसभा में आज में और कल में आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ता वहाँ के लोगों को जोड़कर कैंडल लाइट विजिल्स करने वाले हैं। मैम, लेकिन सरकार ने जितने भी ये एग्रीगेटर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इन सबको तो बैन कर ही दिया है। What next do you want from these radio cab providers? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको पता हो कि कल दिल्ली ने बैन किया है, परंतु आज ही नितिन गडकरी जी का स्टेटमेंट आ गया है कि उन्हें बैन नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो हम सरकार से चाहेंगे कि हमें उनकी तरफ से क्लैरिटी चाहिए कि वो करना क्या चाहते हैं। हमें ये सिर्फ नीजर्क रिएक्शंस नहीं चाहिए। दूसरी बात, जैसा मैंने कहा, सोल्यूशन इज़ नॉट जस्ट बैनिंग द रेडियो टैक्सीज, बिकॉज फ्रॉम व्हाट वी हैव सीन, जो प्रीति जी ने भी आपसे शेयर किया है और अमित जी ने भी शेयर किया है, ये बिल्कुल क्लियर है कि आज के दिन हमारे पास बिल्कुल भी रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं है। सो द सोल्यूशन इज़ दैट वी नीड प्रॉपर रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स। द सोल्यूशन इज़ दैट वी नीड बेटर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। बिकॉज पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं होता, इसलिए ये परिस्थिति आती है कि हर महिला को लगता है कि अगर हम टैक्सी ले लेंगे तो हम सेफ होंगे। तो एक होलिस्टिक सोल्यूशन की ज़रूरत है, जिसमें चाहे वो पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरास हों, पूरे शहर में लाइटिंग हो, एक्सेसिबिलिटी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, इम्प्रूव्ड लास्ट माइल कनेक्टिविटी हो, इन सब चीज़ों को सरकार को एड्रेस करना पड़ेगा। बैनिंग अ रेडियो टैक्सी सर्विस इज़ नॉट एन आंसर। हालांकि आई मस्ट ऑल्सो टेल यू कि हमारी बिल्कुल भी सिंपैथी उबर के साथ नहीं है, क्योंकि उन्होंने बिना वेरिफिकेशन के, बिना किसी रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करके अपनी सर्विस चलाई है। परंतु द बक हैज़ टू स्टॉप एट द गवर्नमेंट फॉर इंश्योरिंग देयर इज़ अप्रोप्रिएट रेगुलेशन। जी, नितिन गडकरी के बयान से आप सहमत हैं? हमारा ये कहना है कि एक होलिस्टिक सोल्यूशन की ज़रूरत है। एक नीजर्क रिएक्शन से, चाहे उसे बैन करना, चाहे वो बैन को हटा देना, वो सोल्यूशन नहीं है। प्रॉपर रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स फॉर ऑल टैक्सी सर्विसेज, नंबर 1। नंबर 2, ये सिर्फ टैक्सी सर्विसेज पे ख़त्म नहीं होना चाहिए, पूरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को भी दुरुस्त करने की आवश्यकता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था की फ्रीक्वेंसी, उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ाने की ज़रूरत है, और उसमें भी सिक्योरिटी होने की आवश्यकता है। रेडियो टैक्सी प्लेयर्स के लिए तो ऑलरेडी नियम है, दे आर इन प्लेस। ये एग्रीगेटर्स हैं, एग्रीगेटर्स के लिए कोई नियम नहीं है और कोई तरीका ही नहीं था। उनको आने कैसे दिया? कैसे इतने समय से ओला चल रहा है, इतने समय से अभी यूबर चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है, ये आए कैसे, जबकि सबको पता है इनके लिए कोई नियम नहीं है, कोई लॉज नहीं है। बिल्कुल अंधाधुन इन्हें चलने दिया है, जबकि सबके सब सारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर्स वाकिफ़ हैं, एक आरटीओ ऑफिसर जानता है कि ये नियम का उल्लंघन है, ये लोग ऐसा काम कर ही नहीं सकते, ये एग्रीगेटर का प्रोविज़न ही नहीं है। उसके बावजूद ये चल रहे हैं, इनके लिए कोई लॉज नहीं बनाए जा रहे हैं। अभी समय बदल गया है, शायद एग्रीगेटर्स को भी चलाया जा सकता है अगर उनके लिए कड़े कानून बनाए जाएं और उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाए, लेकिन कोई नए लॉज भी नहीं बना रहे हैं ये नई सिचुएशंस को डील करने के लिए।
रेडियो टैक्सी कैब प्रोवाइडर्स जो है वो ऑलरेडी जो भी एग्रीगेटर्स हैं उनका ग्रोथ कर ही रहे थे, क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल वहाँ पे हर्ट हो रहा था। तो शायद आपका भी बिजनेस मॉडल हर्ट हो रहा है। नहीं, मेरा तो बहुत अच्छा टैक्सीज है, मेरा कोई बिजनेस मॉडल हर्ट या अनहर्ट नहीं होगा। ये मैं तो बोल रही हूँ बहुत सारी टैक्सीज की ज़रूरत है, यूबर टैक्सीज, ओला टैक्सीज और बहुत सारी टैक्सीज की ज़रूरत है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी, लड़कों को, लड़कियों को, घरों को, सबको टैक्सीज की ज़रूरत होती है, लेकिन बिना रेगुलेशन के नहीं होना चाहिए। और जो फ्लीट कैब कंपनीज भी हैं वो भी ड्राइवर्स को एम्प्लॉय नहीं करती, मंथली कॉन्ट्रैक्ट पे रखती हैं। उनका भी वेरिफिकेशन बहुत मिनिमल होता है, बस ये होता है कि उनकी गाड़ी दे रहे हैं तो वो थोड़ा बहुत वेरिफिकेशन करती हैं, लेकिन कोई ऐसा खास वेरिफिकेशन, एंटीसीडेंट्स का चेकिंग वो ड्राइवर को ढूंढ पाएंगे या नहीं, ऐसा कोई सिस्टम उनके पास भी नहीं है। तो टैक्सीज की बहुत ज़रूरत है, बहुत सारी कंपनीज की ज़रूरत है, लेकिन वो सब करने से पहले नए कानून की ज़रूरत है जो सारे ड्राइवर्स को बिल्कुल ट्रैक कर सके और उनको हर समय मतलब कंपनीज को अकाउंटेबल बना सकें। कंपनीज हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पैसेंजर्स। नए मोटर व्हीकल एक्ट में तो वो आ ही रहा है मैम। अभी तक वो क्लैरिटी नहीं हुई है, नए मोटर व्हीकल एक्ट में अभी भी वो वेग है। ठीक है, आप भी कुछ जोड़ना चाह रहे थे? एक सेकंड, नहीं, एनफोर्समेंट राजधानी में एक सेकंड, कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? सैकड़ों ऐसे परिवार हैं, जैसे ही भाई साहब ने कंप्लेन किया, सैकड़ों ऐसे सिख परिवार हैं जो पूरे दिल्ली में सर्विस दे रहे हैं और केवल भरोसे पर दे रहे हैं बेचारे 40 साल से। आप कह रहे हैं कि उनमें जीपीएस नहीं था, उनमें तो कोई जीपीएस वीपीएस नहीं, फिर भी वो विश्वास से पूरे 40 साल से सर्विस दे रहे हैं, वो अच्छे सर्विस दे रहे हैं लोगों को। आज तक उनमें कोई कंप्लेन नहीं। आपने कहीं से शिकायत कर दी तो उसको आधार मान के सारी की रोजी रोटी तोड़ दे। नहीं, देखिए ऐसा है कि वो जो काली पीली टैक्सीज की आप बात कर रहे हैं, DL1T की, उन पे एक टैक्सी परमिट है, उन पे कानून लागू होते हैं। ये जो उबर, ओला और टैक्सी फॉर शॉर्ट है, ये इन्होंने ये तो मतलब लाइबिलिटी दूसरे पे पास कर रहे हैं, वो ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट है। लेकिन मैं एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आउटलाइन कर रहा हूँ वो ये है कि ऑलरेडी एक्सिस्टिंग जो लाइसेंसीज हैं वो भी कानून, मैंने बताया सुबह मैंने मेरू जेनी ली, सेम मॉडल है जो उबर का था। जो गाड़ी है उसका मैं आपको नंबर भी बता देता हूँ, DL1YD7037। मेरू का और इसका डिफरेंट नो, नहीं, आप मेरू को फ़ोन करो, वो मेरू जीनी भेज देते हैं। आप किसी भी रेडियो टैक्सी को फ़ोन करो, उनकी एक पैरेलल उबर जैसी भी कंपनी है, सबकी एक पैरेलल टूरिस्ट टैक्सी कंपनी भी है, वो गाड़ियाँ भी भेज देते हैं। तो ये नहीं है कि वो आपको ज़रूरी मेरू ही भेजेंगे, वो मेरू जीनी भी भेज सकते हैं। बॉम्बे में भी ऐसा होता है। मेरू जेनी के जो प्राइसेस हैं वो थोड़े लो रहते हैं, और बाकी इफ यू गो फॉर अ सेडान यू विल हैव टू पे मोर, एंड इफ यू गो फॉर अ एसयूवी सो दे आर बेसिकली नहीं, लेकिन ये टूरिस्ट टैक्सी लाइसेंस में चल रही है और टूरिस्ट टैक्सी लाइसेंस में पॉइंट टू पॉइंट पिकअप अलाउड नहीं है और वो गलत है और वो बिल्कुल अंधाधुंध चल रहा है। और जो भाई साहब ने बोला अबाउट ब्लैक एंड येलो टैक्सीज जो होती हैं उनके ड्राइवर्स का हर साल पासिंग होता है, हर साल ड्राइवर्स की चेक होती है, ड्राइवर्स के खिलाफ कोई भी शिकायतें होती हैं तो वहाँ दर्ज की जाती हैं। जब पासिंग के लिए आते हैं वो शिकायतें, चाहे वो ऑटो वाला हो या टैक्सी वाला हो, उसके परमिट रिन्यूअल के टाइम पे चेक की जाती हैं। उनके ऊपर नियम लागू हैं, हमारे ब्लैक एंड येलो वालों पे नियम लागू हैं, लेकिन ये फ्लीट वालों पे और टूरिस्ट टैक्सी वालों पे नियम लागू नहीं है, ये दिक्कत है।